हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम वर्ण विचार का टॉपिक पढ़ रहे थे, जिसमें हमने वर्णमाला की परिभाषा को पढ़ लिया था और इसके अंतर्गत जो है हमने स्वर के 4 भेद भी पढ़ लिए थे। जिसमें पहला भेद था उच्चारण में लगा समय या मात्रा काल या लघुत्व या गुरुत्व के आधार पर। दूसरा जो भेद था वो था रचना, संरचना या बनावट के आधार पर स्वर के भेद। और तीसरा जो भेद था जीभ की क्रियाशीलता के आधार पर स्वर का भेद। और चौथा जो प्रकार था मुख आकृति के आधार पर स्वर का भेद। ये हमने 4 पढ़ लिए थे। इसके बाद नंबर 5 रहेगा, जो है ओष्ठ आकृति के आधार पर स्वर के भेद। ये 2 प्रकार के होते हैं। इसके 2 भेद होते हैं ओष्ठ आकृति के आधार पर। पहला जो होता है वृत्ताकार या वर्तुलाकार या वृत्तमुखी। दूसरा जो प्रकार है, इसमें आप इन तीनों में ए लगा दीजिए तो वो हो जाएगा अवर्तुलाकार, अवृत्ताकार, अवृत्तमुखी। तो इस प्रकार से ये ओष्ठ आकृति के आधार पर 2 प्रकार के भेद होते हैं। इसमें क्या होता है, होठ जो होते हैं, मुख जो होता है, इनके उच्चारण पर करने पर मुख की आकृति जो है वृत्ताकार रूप धारण कर लेती है, अर्थात गोलाकार रूप जो है धारण कर लेती है मुख की आकृति। तो ऐसी स्थिति में इन्हें वृत्ताकार या वृत्तमुखी या वर्तुलाकार स्वर कहते हैं। तो देखिएगा, ओष्ठ आकृति के आधार पर स्वर के भेद 2 होते हैं। कितने होते हैं? 2 होते हैं। पहला जो है वो है वृत्तमुखी या वृत्ताकार या वर्तुलाकार। इसके अंतर्गत 4 स्वर आते हैं। कौन कौन से? उ, ओ और औ। ये 4 स्वर हैं, वृत्तमुखी, वृत्ताकार या वर्तुलाकार कहलाते हैं। क्योंकि इसमें जब इनका उच्चारण किया जाता है तो आकृति जो है मुंह की और ओष्ठ की जो आकृति है वो कैसी कर लेती है? गोलाकार रूप धारण कर लेती है। तो इन्हें क्या बोलते हैं? वृत्ताकार। इसलिए इन्हें जो है वृत्ताकार या वर्तुलाकार कहा जाता है। इसके अलावा जो बचते हैं स्वर वो अवृत्तमुखी या अवृत्ताकार या वर्तुलाकार कहलाते हैं। जैसे कि ए, आ, ई और ई, री, ए और आई। ये 7 जो हैं वो अवृत्ताकार या अवृत्तमुखी या अवर्तुलाकार स्वर होते हैं। नंबर 6 जो है वो है अनुनासिकता और निर्नुनासिकता के आधार पर स्वर के भेद। जैसा कि आप इस पे लिखा हुआ है कि अनुनासिकता अर्थात एक जो पहला जो भेद होता है वो होता है अनुनासिक स्वर, और दूसरा जो भेद होता है वो होता है निर्नुनासिक भेद। तो पहला जो भेद है वो है अनुनासिक भेद। या अनुनासिक स्वर। और दूसरा जो भेद है वो है निर्नुनासिक स्वर। अनुनासिक स्वर से तात्पर्य है जिन स्वरों के उच्चारण में श्वास वायु मुख और नाक से दोनों से बाहर निकलती है, तो ऐसे स्वरों को अनुनासिक स्वर कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में श्वास वायु मुख और नाक दोनों से बाहर निकलती है तो उन स्वरों को क्या बोलते हैं? अनुनासिक स्वर कहते हैं। इसके अंतर्गत देखिए, ए, आ, ई, इन सभी में क्या लग जाता है? अनुस्वार लग जाता है। ये चंद्र बिंदु ऊपर जो दे रखा है यही क्या है? अनुस्वार है। जहां पर मात्रा लगी होती है वहां पर अनुस्वार नहीं लग पाता, तो केवल क्या लगा दी जाती है? वहां पर जो है एक बिंदी लगा दी जाती है। उसी को क्या बोलते हैं? अनुनासिक स्वर बोलते हैं। इनका जब उच्चारण करते हैं तो ये श्वास वायु जो है वो मुख और नाक से बाहर निकलती है। जबकि निर्नुनासिक जो स्वर होते हैं वो केवल उनकी जो श्वास वायु वो केवल मुख से बाहर निकलती है। तो जितने भी स्वर आते हैं वो सब इसके अंतर्गत आते हैं। जैसे कि ए, आ, ई, ऊ, री, ए, आई,
ओ और औ। तो ये इनके ऊपर कोई जो है अनुस्वार लगा हुआ नहीं है, इसलिए इन्हें निर्नुनासिक स्वर कहते हैं। इनका उच्चारण करने पर केवल श्वास वायु जो है मुख के बाहर निकलती है, जबकि इनका उच्चारण करने पर श्वास वायु मुख और नाक दोनों से बाहर निकलती है। तो इस प्रकार से जो है इन दोनों को बांटा गया है अनुनासिकता और निर्नुनासिकता के आधार पर स्वर के भेद। इसके बाद दोस्तों जो अन्य भेद आता है सातवां, वो आता है उच्चारण स्थान के आधार पर। उच्चारण स्थान के आधार पर, इससे पहले अपन ने उच्चारण में लगा समय के आधार पर पढ़ा था, जबकि अब पढ़ेंगे अपन उच्चारण में या उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर के भेद। इसके बाद देखिएगा नंबर 7, उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर भेद। इस आधार पर स्वर की जो भेद होती हैं वो 6 होती हैं। कंठ्य स्वर, तालु स्वर, मूर्धन्य स्वर, ओष्ठ स्वर, कंठ्य तालव्य स्वर और कंठोष्ठ्य स्वर। तो देखिएगा इनको आप, कंठ्य स्वर जो होते हैं वो 2 होते हैं, ए और आ, अर्थात इनको कंठ से बोला जाता है। जब इनका उच्चारण किया जाता है तो उच्चारण स्थान जो होता है इनका वो कंठ होता है। इसके बाद तालु स्वर जो है वो 2 होते हैं, ई और ई, ये 2 और ये 2, ये तालु स्वर होते हैं। तालु से तात्पर्य होता है ये जो होता है जीभ के जस्ट ऊपर का जो भाग होता है वो होता है, तब उसको बोलते हैं तालु। तो ये तालु से बोले जाते हैं ई और ई, इसलिए इनको तालु या तालव्य स्वर कहते हैं। मूर्धन्य स्वर एक ही होता है, री। चौथा जो है ओष्ठ स्वर है। ओष्ठ से तात्पर्य होता है होठों से जो बोले जाते हैं वो कौन कौन से होते हैं, ऊ और ऊ, इनको होठों से बोला जाता है, ये भी 2 होते हैं। नंबर 5 देखिएगा कंठ्य तालव्य स्वर। कंठ्य तालव्य स्वर किन्हीं कहा जाता है, कंठ्य और तालु, अर्थात जो स्वर कंठ से और तालु दोनों से मिलकर बोले जाते हैं वो कंठ्य तालव्य स्वर कहलाते हैं। और इनके अंदर जो स्वर आता है वो होता है ए और आई, क्योंकि इनका जो निर्माण है वो कंठ वर्ण और तालु वर्ण उन दोनों के निर्माण से होता है कंठ्य तालव्य का निर्माण। तो ए या आ के साथ में ई या ई, इस प्रकार से इन दोनों के निर्माण से जो है कंठ्य तालव्य स्वर का निर्माण होता है। जबकि आई का जो निर्माण होता है वो ए या आ, धन ए या आई, इनसे जो है इसका निर्माण होता है आई का, इसलिए इन्हें जो कंठ्य तालव्य स्वर बोला जाता है। कंठोष्ठ तालव्य, जो कंठ और ओष्ठ है, यानी कि कंठ वाले स्वर और ओष्ठ वाले स्वर, इन दोनों के निर्माण से कंठोष्ठ स्वर का निर्माण होता है। जैसे देखिएगा ओ का निर्माण जो है ए या आ के साथ में क्या जाए, ओष्ठ यानी ऊ आ जाए। ओष्ठ कहते कि यहाँ रहेगा ओष्ठ, ये रहा ओष्ठ, यानी क्या आएगा ऊ और ऊ। तो ऊ और ऊ के निर्माण से, इन दोनों के निर्माण से कौन से वर्ण का निर्माण होता है, कंठोष्ठ स्वर का निर्माण होता है। और इसके बाद जो आता है औ, तो इसका निर्माण जो है वो ए या आ के साथ में क्या जाए, ओ आ जाए या औ आ जाए। तो औ यानी कि कंठोष्ठ स्वर का निर्माण होता है। तो दोस्तों इस प्रकार से जो है हमने स्वर के भेद पढ़ लिए हैं, पूरे के पूरे जितने थे। यदि दोस्तों इनमें से आपका कोई भी प्रश्न है इससे जो बाहर नहीं जाएगा, यदि आपको किसी प्रकार की कोई समस्या होती है वर्ण विचार के स्वर टॉपिक में, तो आप कमेंट्स बॉक्स में क्वेश्चन लिखकर डाल सकते हैं और इसका आंसर मैं आपको जो अवश्य रिप्लाई करूँगा। तो दोस्तों आज के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे।